रूल नंबर 32 उसके अंदर देख लो दो चीजें। अबे ना ये वैल्यूएशन में देखो 32 में अभी बाइंग एंड सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स की बात हो रही है, तो वैल्यू शुड बी द सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, इग्नोर इफ द वैल्यू इज नेगेटिव, परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स रीपर्चेज्ड फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड बोरोवर। अगर अनरजिस्टर्ड बोरोवर के पास से सपोज आपने गुड्स रीपर्चेज किया, तो उसमें क्या नियम है? उसमें नियम है कि परचेज प्राइस माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट thereof from the date of purchase till the date of disposal by the person making the possession। और ये एकदम समरी टाइप है। अब ये चीज को डिटेल में मॉड्यूल में ये चार्ट के व्यू पॉइंट से बताया है। सो राइट नाउ व्हाट वी आर स्टडीइंग इज 32.5। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन 32.5। और 32.5 में हम क्या स्टडी करना चाहते हैं? 32.5 में मेन टाइटल क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ रूल नंबर 32.5? 32.5 का टाइटल है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स को अगर हम बाइंग करते हैं या फिर सेलिंग करते हैं तो क्या होता है? तो देखो इधर लिखा है, where the taxable supply is provided by a person dealing with buying or selling of second hand goods, that is used goods as such or after such minor processing which does not change the nature of such goods and where no input tax credit has been availed। अब ये इंटरेस्टिंग है, no input tax credit has been availed। अगेन थोड़ा आईटीसी का कंसेप्ट है, ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स द वैल्यू, मेन पॉइंट आ गया वैल्यू का। और वैल्यू के लिए हम बता रहे हैं ये वैल्यू कैसे ढूंढी जाएगी इसकी, तो वैल्यू ऑफ द सप्लाई शैल बी द डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखा है? डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस, and where such value is negative it shall be ignored। if it is negative, where value is negative it is to be ignored, तो उसको इग्नोर करो। ओके, फिर इसका एक प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट परचेज वैल्यू ऑफ द गुड्स रीपर्चेज्ड। अब ये गुड्स रीपर्चेज परचेज का कंसेप्ट आता है मालूम है? हायर परचेज में शायद पड़ा होगा। हायर परचेज में सुना था आपने? वैल्यू सॉरी गुड्स रीपर्चेज्ड। सपोज मैं बैंक हूं, मैंने आपको लोन दिया है और वो लोन के बेस पे आपने क्या किया कि सपोज आपने बुक्स सॉरी गुड्स परचेज किया, जैसे कि सपोज आपने गाड़ी परचेज की, मैंने आपको लोन दिया और आपने गाड़ी परचेज की। अब गाड़ी के हफ्ते आप नहीं भर पाए तो मैं क्या करूंगा? तो मैं आपका गुड्स रीपर्चेज कर लूंगा, है ना? एक बार मेरे नाम पे ही वो गुड्स आया होगा। एक्चुअली जब इसका पूरा कैलकुलेशन कैसे होता है कि कंपनी जो है सेलर, वो किसके नाम पे गुड्स कर देती है, भले आप बायर हो, बट तुरंत ही इट इज मॉर्गेज इन द नेम ऑफ द पर्सन गिविंग द लोन, एंड पूरे डॉक्यूमेंट्स ओनरशिप वगैरह उनके पास होते हैं। वो आपके पास बहुत सारे चेक्स भी साइन करा लेते हैं और आपको लोन रिपे टाइमली करना है। अगर नहीं कर पाए तो वो चेक्स डालेंगे, 2-3 चेक आपके पास नहीं हुए तो फिर क्या करेंगे? वो आपका गुड्स रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें वो संजू बाबा को बुलाते हैं, है ना? संजू बाबा कौन है? तो एक मूवी था, सुना था आपने? ईएमआई की बात कर रहा था, ईएमआई नाम का मूवी था, उसमें संजय दत्त है ना, वो यस सर, ये रिकवरी एजेंट था। हमने रिवर्स चार्ज में भी पढ़ा था। तो संजय दत्त रिकवरी एजेंट था और वो क्या करता है, बैंक के बिहाफ पे व्हीकल्स वगैरह रिकवर करके ले आता है। अब सपोज कोई इसी के बिजनेस में है, ये जो सेकेंड हैंड गुड्स परचेज करता है, क्या करता है? सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज करता है। अब वहां क्या करना है? सेकेंड हैंड गुड्स परचेज हो रहे हैं तो सेकेंड हैंड गुड्स परचेज हो रहे हैं तो उसका भी जो भी कैलकुलेशन है वो रूल नंबर 32 में दिया गया है, वहां सेक्शन 15 के हिसाब से नहीं जाना है। अब रूल 32 क्या बोल रहा है देखते जाओ। तो where the value of the goods repurchased from a defaulting borrower who is not registered, means buyer unregistered है और डिफॉल्ट कर रहा है, मीन्स उसने आईटीसी नहीं लिया है, क्रेडिट नहीं लिया है,
and for the purpose of recovery of the loan or debt shall be deemed to be the purchase price of such goods. Ab what is the deemed price? For the purpose of recovery of the loan, debt shall be the, एक मिनट है ना, बराबर नहीं है, देखते जाओ. Debt shall be deemed to be the purchase price. डेप्ट को हम परचेज प्राइस बोलेंगे, मींस जितना डेप्ट आउटस्टैंडिंग है उसको हम परचेज प्राइस बोलेंगे बाय द डिफॉल्टिंग बोरोवर, एंड इट इज रिड्यूस्ड बाय, ये डेप्ट को आपको रिड्यूस करना है बाय 5 पॉइंट्स फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ. अब इसका एक इलस्ट्रेशन हम देखेंगे. बिटवीन द डेट ऑफ परचेज, बिटवीन द डेट ऑफ परचेज, ये क्वार्टर आपको कब से चालू करना है? बिटवीन द डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ डिस्पोजल by the person making such repossession. Where a registered second-hand goods dealer supplies the second-hand goods, the dealer is liable to charge GST on the second-hand goods. For this, two options have been given to the dealers. Charge on GST on the full transaction value. Here, the dealer is eligible to claim the ITC of the tax paid on purchase of the goods. Simplified option. अब देखो, ये अभी हमने जो पढ़ा ना, उसका simplified version है. क्या सिंप्लीफाइड वर्जन है, देखते जाओ. सिंप्लीफाइड अप्रोच क्या बता रहा है? तो ये सिंप्लीफाइड अप्रोच बता रहा है ये चार्ट, और ये चार्ट को आप ध्यान से समझे. ये चार्ट क्या बता रहा है? बाइंग एंड सेलिंग द सेकंड हैंड गुड्स 32.5. उसमें पहला है कि वेदर इट इज अ गुड्स रिपोजेस्ड फ्रॉम द डिफॉल्टिंग बोरोवर. यस है तो इधर जाएंगे, नो है तो इधर जाएंगे. नो है तो पहले देखना है कि आईटीसी मिला है, मींस रिपोजेस्ड गुड्स की बात नहीं है, दूसरे गुड्स की बात है, तो आईटीसी मिला है सेकंड हैंड गुड्स का, तो आंसर है नो. तो आप सिंपल ले लो, सेल्स प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जो भी मार्जिन मिला, ये मार्जिन पे जीएसटी शैल बी लेविड, जीएसटी विल बी लेविड, ये मार्जिन पे जीएसटी विल बी लेविड ऑन द मार्जिन. If it is negative, then GST is nil. If it is negative, then GST is what? Nil. तो ये था आपका विदाउट आईटीसी वाला. अगर आईटीसी वाला है तो आपको जो भी सेल्स वैल्यू है उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू के तौर पे ले लेना है, एंड जीएसटी वुड बी लेविड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू. जीएसटी किस पे लेवी होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू. ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस जिस प्राइस पे आप गुड्स बेचते हो उसी प्राइस पे. ओके. अगर ये हायर परचेज गुड्स रिपोजेस की बात है, मींस हम इधर है, यहाँ नहीं है, हम यहाँ है अभी, ठीक है. तो परचेज वैल्यू लेना है माइनस 5% पर क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज एंड परचेज प्राइस ऑफ द बोरोवर, इसको हम परचेज प्राइस बोलेंगे, एंड जीएसटी किस पे लगेगा? जीएसटी लेविड ऑन द मार्जिन. मार्जिन मींस ये जो सेल्स प्राइस एंड ये जो डिफरेंस है ना 5% के हिसाब से. ओके. ये थोड़ा गलत लिखा है, ये जो है ना, ये गलत लिखा है, दिस इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि जीएसटी इस पे लगेगा, ये कीमत पे लगेगा जीएसटी. अब देखे एग्जाम्पल, देखे उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी. ठीक है. तो सब लोग अब मेरे साथ है ना एग्जाम्पल पे आ जाओ. आप अपने अपने मॉड्यूल को खोल के रखो. 117 नंबर का एग्जाम्पल है. मैं जो भी चीज इधर मेरे ऑनलाइन मींस जो आपको स्क्रीन पे दिखता है वो मॉड्यूल पे जो मैं करता हूँ वो आप अपने मॉड्यूल पे करते रहना. ठीक है. तो चलो एग्जाम्पल नंबर 117 क्या बता रहा है? 117, राम एंड कंपनी बीइंग अ कार डीलर डीलिंग इन सेकंड हैंड कार्स. तो हमारे पास हिंट क्या है ये एग्जाम्पल में कि भाई ये हम एग्जाम्पल जो कर रहे हैं वो रूल नंबर 32 का है. तो उसका हिंट है ये डीलिंग इन सेकंड हैंड कार्स. राम एंड कंपनी परचेज यूज कार्स फ्रॉम मिस्टर राजा एंड सेल विद द सेम कार्स टू मिस रानी आफ्टर वाटर वॉश एंड पेंटिंग. मीन्स राम एंड कंपनी ने क्या किया? राजा के पास से गाड़ी परचेज की और रानी को बेच दी, और बीच में वॉश एंड पेंटिंग किया उन्होंने, सिर्फ इतना काम किया. ठीक है. द परचेज प्राइस इज हाउ मच? 2 लाख, वेयर एज द सेल्स प्राइस इज 250. ये इसका मार्जिन है 2.5 लाख, मीन्स 50,000 रुपया.
फाइंड द जीएसटी लायबिलिटी एज पर रूल नंबर 32(5). अब ये 32(5) क्या है? तो भाई ये सेकेंड हैंड गुड्स का है ना, रूल नंबर 32(5). रूल 32(5) किसका है? सेकेंड हैंड गुड्स का है। ओके, बाय फॉलोइंग मार्जिन स्कीम। क्या कौन सी स्कीम फॉलो करनी है? मार्जिन स्कीम। अब ये मार्जिन स्कीम क्या होता है? तो मार्जिन निकालना पड़ता है, ठीक है, और उसके बेस पे जाएंगे। एंड जीएसटी का रेट एग्जांपल में कितना दिया है? 28%। ओके, राम एंड कंपनी इज नॉट अवेलिंग आईटीसी। राम एंड कंपनी क्या नहीं लेता? आईटीसी नहीं लेता। तो क्लियर कट बता दिया है कि भाई राम एंड कंपनी आईटीसी नहीं ले रहा है। Whether your answer is different if the sale of car value is 1,80,000। अगर आपका आंसर गलत आ सकता है कि अगर आप 1,80,000 में बेचे तो डेफिनेटली आप 2 लाख में परचेज करके 180 में बेचे तो नुकसान करके बेच रहे हैं, तो वैल्यू नेगेटिव आएगा। वैल्यू नेगेटिव आएगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, अब देखिए जीएसटी लायबिलिटी। पहले तो आउटपुट कितने में बेच रहे हो, चलो ये देखो कितने में बेच रहे हो, ये देखो। आप बेच रहे हो 2,50,000 में, उसमें से आपने परचेज कितना किया था? 2 लाख। तो डिफरेंस इज नोन एज मार्जिन। ये मार्जिन आया, और ये मार्जिन पे आपको क्या करना है? जीएसटी लगाना है। मार्जिन कितना है? 50,000 का, तो जीएसटी 50,000 पे लगेगा। आपको लगेगा सर पेंट करने का और ये कलर करने का, वॉशिंग एंड पेंटिंग का खर्चा तो दिया कुछ नहीं है, तो इसको इग्नोर करते हैं। ओके, तो अब 50,000 पे 14% लगाओ तो 7,000, तो जीएसटी वुड बी 28%। ठीक है, बट अगर ये हमारा नहीं होता तो अब है ना, मैं इसको नंबरिंग देता हूँ। ये नंबर 1, आंसर नंबर 1 है। अब ये सेकंड नंबर है, उसका क्या आएगा? तो आंसर में ये हमारा आंसर नंबर 1, बट अब आंसर नंबर 2 देते हैं हम। देखो क्वेश्चन क्या है? वेदर योर आंसर इज डिफरेंट इफ द सेल्स ऑफ सेकंड हैंड कार इज फॉर 80। तो यस, आंसर इज डिफरेंट। आंसर इज डिफरेंट। वाई? बिकॉज 1,80,000 में बेचा, परचेज 2 लाख, तो वैल्यू मार्जिन कैसा हो गया? नेगेटिव। तो जीएसटी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी? नील हो जाएगी। तो आंसर इज डिफरेंट। पहले सब में जीएसटी कितना आ रहा है? 7,000 एंड 7,000, बट यहाँ जीएसटी कितना आ रहा है? नील। तो दैट इज द डिफरेंस। एवरीवन गेटिंग? सब लोगों को समझ में आ रहा है? ये अपने अपने हिसाब से ना अपने नोटबुक में ये लिखते रहना, जहां जहां मैं जो जो टिक करता हूँ वो। ओके, तो एग्जाम्पल 117 हमारा हो गया। अब एक नोट है, फॉर द डीलर हु हैज ऑप्टेड फॉर मार्जिन स्कीम देयर कैन बी अ सिनेरियो वेयर द सेकंड हैंड गुड्स आर सोल्ड एट जीरो मार्जिन और फॉर लेसर प्राइस देन द परचेज प्राइस। इन दिस केस नो जीएसटी इज एप्लीकेबल। वो तो हमने पढ़ लिया। चलो अब नया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 118। अब 118 में क्या है? देखो 118 में है, मिस्टर डी बीइंग अ डीलर इन गुड्स एंड सेल्स न्यू ब्रांड कार्स। कार, न्यू ब्रांड कार बेच रहा है। क्या कर रहा है? नई नई गाड़ियां बेच रहा है। ओके, he advertised that customer can sell their old car if they buy the new car from him। उसने क्या एक्सचेंज ऑफर वाला उसने सजेशन दिया? वो क्या सजेशन दे रहा है एक्सचेंज ऑफर वाला? एक्सचेंज ऑफर वाला सजेशन। अब ये एक्सचेंज ऑफर वाला सजेशन क्या है? जीएसटी का पेज नंबर 277, एग्जाम्पल नंबर 118, नया मॉड्यूल है। मिस्टर डी डील कर रहा है नए गुड्स में, और वो एडवर्टाइजमेंट क्या दे रहा है कि अगर कोई उसको सेकेंड मींस उसकी पुरानी कार दे देगा तो उसको नई कार भी देगा। He advertised that customer can sell their old car if they buy the new car from him. One customer exchanged his old car at 2 lakh. Mr. D sold a new car to the customer at 9 lakh rupees। अब सीधी बात है, 11 लाख जो है वो नई गाड़ी की कीमत है और 2 लाख में वो पुरानी गाड़ी ले रहा है, तो अब 9 लाख का ही मेन कीमत बच रहा है। The Central Tax Department demanded to pay GST on 11 lakh। अब डिपार्टमेंट डिमांडेड जीएसटी ऑन 11 लाख, तो भाई डिमांड कर सकता है? यस, कर सकते हैं।
Whereas Mr. D argues that it is eligible to pay GST on a differential, means difference only, that is margin, that is 9 lakh, as per rule number 32(5). अब क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द करेक्ट अप्रोच का डिस्कशन करो आप। मिस्टर डी क्या सोच रहा है कि भाई हम मार्जिन स्कीम अप्लाई कर दे, है ना। मार्जिन स्कीम क्या है? मार्जिन स्कीम है सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। ओके, तो अब चलो आंसर क्या है, इसका आंसर क्या हो सकता है कि जीएसटी किस पे लगेगा? तो रूल 32(5) is applicable only when a person is dealing or buying and selling the second hand goods। यहाँ 32(5) का अस्तित्व कब है? ये रूल का अस्तित्व कब है? तो अस्तित्व तब है applicable only when the person is buying and selling the second hand goods। अब मेरे को बताओ, आप जो डीलर हो वो सेकेंड हैंड गुड्स बेचते हो या नया बेचते हो? भाई नया बेचते हो। इन द गिवन केस मिस्टर डी इज नॉट एलिजिबल फॉर मार्जिन स्कीम। यहाँ एलिजिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका मेन काम तो है ना ब्रांड न्यू कार बेचने का है ना। ये रहा देखो, उसका मेन काम क्या था? न्यू कार बेचने का। तो 32(5) का मार्जिन स्कीम नहीं लगेगा। तो डीलर सोल्ड द न्यू कार एंड देयरफॉर प्रोविजन 32(5) विल नॉट बी एप्लीकेबल। एंड यहाँ हम देखेंगे कि सेंट्रल डिपार्टमेंट का व्यू करेक्ट है। चलो ये बात तो ठीक है, बट अब मेरे को वैल्यू बताओ। अब मैं यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू। $11 lakh। यस, तो वैल्यू क्या आना चाहिए? 11 लाख आना चाहिए। वैल्यू क्या आना चाहिए? 11 लाख आना चाहिए। तो वैल्यू शुड बी 11 लाख। तो आंसर है 11 लाख। सर ये यहाँ कौन सा रूल लगेगा? रूल कौन सा लगेगा इधर बताओ। चलो ये 11 लाख आपने किस रूल के हिसाब से बताया? तो उसके लिए मैं आपको इधर ले जाना चाहता हूँ। ये 27वां रूल देखो, कंसिडरेशन नॉट होनली इन मनी। पूरा 11 लाख मनी में नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या ले लेना है? उसकी ओपन मार्केट वैल्यू। एंड ओपन मार्केट वैल्यू कितनी थी? 11 लाख। अगर ये लगाना चाहो तो ये भी मिल सकता है कि ट्रांजैक्शन कंसिडरेशन इन मनी कितना है? 9 लाख। एन अमाउंट इक्वल टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी, दैट इज 2 लाख। तो 9 + 2 11। तो रूल 27 के बेस पे ये जवाब आएगा आपका, है ना। तो ये कौन सा रूल लगाने जा रहे हो आप? रूल नंबर कौन सा? 15 रूल नंबर 27। रूल नंबर 27, है ना। आर यू गेटिंग? मैंने जो एडिशनल लिखा और इसका एडिशनल जवाब दिया, समझ में आया सभी को? कैन आई गो फर्दर? बच्चे लोग आगे बढ़ूं? कोमल, आपका वो क्या म्यूट कर दो। लेफ्ट साइड पे आपको स्पीकर का साइन दिखाई देगा, उसके बेस पे म्यूट हो जाओ, ठीक है। और वीडियो भी म्यूट कर दो कोमल। चलो आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन में जाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 119। X Limited, a registered person under GST, being a dealer dealing with second hand goods। अब ये क्लियर है, यहाँ डीलर क्या कर रहा है? डीलिंग इन सेकेंड हैंड गुड्स। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि अब ये तो सीधा 32(5) का क्वेश्चन है। आप समझो कि कौन सा सेक्शन कब लगेगा, कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ये जो अंडरलाइन करता हूँ, जो ये कलरिंग करता हूँ ना, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टू जज। मैं बताऊं, मैं चाहूँ ना तो आपको सिर्फ सेक्शन समझा के ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई काम खत्म हो गया, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। बट मैं आपको क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि क्वेश्चन से ना आपको एग्जैक्ट चीजें समझ में आती है। एग्जाम्पल्स का जब मैं डिस्कशन आपके सामने करता हूँ और उसमें 1 बाय 1 पढ़ के कौन से वर्ड पे ज्यादा वेटेज देना है, कैसे लिंक होता है सेक्शन, क्या इंटरप्रिटेशन करना है, ये सब दिखा रहा हूँ। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, उसके साथ साथ उसके रिलेटेड रूल्स भी खोल के दिखा रहा हूँ, सब दिखा रहा हूँ। तो ये मेरे साथ आपका है ना फाइनल रीडिंग हो रहा है।
आप ये पढ़ रहे हो तो उसका मीनिंग इट इज कंक्लूडेड, बट फिर से मैं बता रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको आप एक बार रिवाइज करो शांति से घर पे, ठीक है? ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 119 देखो। Messrs X Limited is a registered person under GST, dealing in second hand goods। मीन्स ये हमको हिंट है कि ये क्वेश्चन सेक्शन 32(5) का है, सॉरी रूल 32(5) का। X Limited supplies a used camera to a consumer in a Chennai। मीन्स ये क्या सप्लाई करता है सेकेंड हैंड गुड्स में? उन्होंने बताया कि भाई यूज्ड कैमरा मीन्स परचेज किया हुआ कैमरा, सॉरी किसी ने यूज किया हुआ कैमरा सेकेंड हैंड में वो लोग बेचते हैं 15,000 में। द यूज्ड कैमरा दैट इज द सेकेंड हैंड वाज परचेज फॉर 10,000। अब ये उन्होंने परचेज कितने में किया था? 10,000 में। तो यहाँ तो मार्जिन स्कीम अप्लाई हो जाएगी। आपको जस्ट आईटीसी नहीं लेना है बस, फ्रॉम ए रजिस्टर्ड डीलर, एंड उसने 1400 जीएसटी लगाया है विच वाज चार्ज GST applicable on camera is 28%। अब क्वेश्चन है कि X Limited is charged IGST 28% on interstate supply। Find the net GST liability in the following independent cases। पहला है if ITC is availed। ITC availed कर रहे हो तो क्या होगा? एंड दूसरा ITC is not availed। अब मैं पहले इंटरेस्टेड हूं ITC not availed वाले में। ITC not availed वाला देखो, उसमें क्या लिखा है? सीधा सीधा ये 15,000, इसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिन स्कीम। मार्जिन स्कीम में क्या आएगा? सेल्स प्राइस माइनस परचेज प्राइस। परचेज प्राइस ये कैसे बनी? 10,000 प्लस 28%, दैट इज 12,800। अब ये डिफरेंस आ गया है 2200, एंड वो डिफरेंस पे आपको है ना 2200 डिफरेंस पे आपको 28% के हिसाब से जीएसटी लगाना है। तो आपका जीएसटी पेबल ये आएगा 616, ठीक है? तो ये नॉट अवेल्ड में था, है ना? अब मैं देखने जा रहा हूं कि क्रेडिट अवेल्ड। अगर आप क्रेडिट ले रहे हो तो मार्जिन स्कीम में जाओगे? तो नहीं। अगर आप क्रेडिट ले रहे हो तो मार्जिन स्कीम में जा ही नहीं सकते। देखो इधर, है ना, चार्ट क्या बता रहा है आपका? यहाँ एक्चुअली बताया नहीं, बट मैं इधर बताता हूँ। सेकेंड हैंड गुड्स में नो आईटीसी है ना, इधर देखो, व्हेन नो आईटीसी देन वैल्यू शैल बी द डिफरेंस बिटवीन दिस, एंड नेगेटिव है तो इग्नोर। बट प्रोवाइडेड दैट, उसका प्रोविजो है, if the purchase value of the goods purchased from a defaulting borrower who is not registered for the purpose of recovery of loan, debt shall be deemed to be the sales price of purchase price, and it is reduced by 5%। and when a registered second hand dealer, ye dekho, when a registered second hand dealer supplies the second hand goods, the dealer is liable to charge GST on the second hand goods। मीन्स वो जिस प्राइस पे उसको, इन शॉर्ट है ना, एसेसेबल वैल्यू पे जीएसटी लगता है ये वाले केस में। अब देखो यहाँ ये वाले केस में कहाँ गया? हाँ, आप बेच कितने पे रहे हो? 15,000 पे, बराबर है? 15,000 में बेच रहे हो तो 15,000 पे जीएसटी कितना है? 15,000 पे जीएसटी कितना है? 4,200, 28%। बराबर है? 15,000 पे 28% करो तो ये है। परचेज पे जीएसटी कितना है? तो परचेज पे भाई 10,000 का था प्लस, तो ये जीएसटी था, सी जीएसटी एस जीएसटी। तो यहाँ उन्होंने ना नेट जीएसटी लायबिलिटी बताया कि 1400, बट सच में बताऊं ये बराबर है। बट आपका नॉर्मल ट्रांजैक्शन कैसे होगा? तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन ऐसे होगा कि एसेसेबल वैल्यू लिखी जाएगी, देखो मैं लिख रहा हूँ, एसेसेबल वैल्यू लिखी जाएगी 15,000 प्लस जीएसटी लिखा जाएगा, जीएसटी कितना? 28%। कितना है? 4200 लिखा जाएगा।
और आपका सेल्स प्राइस बनेगा कितना है, 19,200। ठीक है। एंड फिर ये कैलकुलेशन है ना जीएसटी पेबल का है, नेट जीएसटी लायबिलिटी का है, और उसमें आपका ये 4200 इज जीएसटी पेबल, और उसमें से आपको सर नहीं कितनी खबर पड़ती, बोर्ड पे कराओ ना। ओके, बोर्ड पे देखो। if ITC is availed, अब ITC ले रहे हो मीन्स पहले ऑल्टरनेटिव में हो, तो क्या आएगा, सबसे पहले तो आपका एसेसेबल वैल्यू लिखेंगे। एसेसेबल वैल्यू है 15,000, मीन्स इतने में आप बेच रहे हो, जिस पे आप बेच रहे हो, प्लस जीएसटी 28%, कितना आता है 4,200। तो आपकी सेलिंग प्राइस आएगी 19,200। एंड अब कैलकुलेशन होगा नेट जीएसटी पेएबल का। नेट जीएसटी पेएबल, नेट जीएसटी पेएबल कैसे लिखा जाएगा, तो आउटपुट जीएसटी पेएबल कितना है 4,200 जो आपने ढूंढा, माइनस आईटीसी रिसीवेबल। अब कितना आईटीसी था, 10,000 का गुड्स आपने बाय किया था, उस पे 28% था, मीन्स सीजीएसटी एसजीएसटी दिखाया है, तो 14% अलग अलग करके दिखाया है, बट इन शॉर्ट टोटल मिला के अगर मैं 14% एंड 14% के हिसाब से भी जाऊं तो भी कितना आएगा, 2800 आएगा। एंड फिर नेट जीएसटी पेएबल कितना आएगा, 4200 में से 2800 जाएगा तो कितना, 1400। यही चीज उन्होंने उधर मॉड्यूल के अंदर लिख के दी है, जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, मैं इसका फोटो आपको भेजता हूं, आई एम जस्ट सेंडिंग द फोटो ऑफ दिस। ये क्वेश्चन कौन सा है हमारा, हंड्रेड एंड 119 है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 119 है, यही चीज मैंने लिखी है, जरा देखो ध्यान से। कोई बात नहीं, बट फाइन, आपको जो भी कंफर्टेबल है ना मेरे को बोल देना। अगर मैं उधर लिख रहा हूँ स्क्रीन पे और आपको कंफर्टेबल नहीं है तो मेरे को बोल देना, मैं इधर बोर्ड पे लिख दूंगा। चलो लड़कों को भेज दिया, अब ये लड़कियों को भी भेज रहा हूँ। आगे देखते हैं, आगे आ रहा है एग्जाम्पल 120। क्या है, सी लिमिटेड हैज टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक एट 15 lakh, sorry, on 15th of July 2000 whatever, worth rupees 2 crore and purchased the machine. Subsequently, Mr. C defaulted in payment, uh, in paying the loan amount along with the interest. Late date बैंक repossess the machine, means यहाँ important wordings है repossess the machine। अब ये repossess the machine जब आता है तब कौन सा कंसेप्ट आ जाता है आपका 15(2) रूल 50, सॉरी रूल क्या बोलते हैं इसको, 32(5), रूल नंबर 32(5) आ जाता है। From Mr. C on 1st January, the banker sells the said goods on 28th of April। अब ना बैंकर अब ये repossess किया हुआ गुड्स बेच रहा है, अब यहाँ आपको 32(5) लग रहा है कि अब हायर आपने रिपोजेस किया हुआ गुड्स बेचते हो तो क्या होगा, तो देखो यहाँ देखो, गुड्स रिपोजेस फ्रॉम द डिफॉल्टिंग बोरोवर, तो यस ये लेफ्ट साइड वाला देखते जाओ।
ये वाले स्थिति में। तो यहाँ परचेज प्राइस माइनस 5% पर क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेज टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, एंड दैट इज नाउ टू बी ट्रीटेड एज परचेज प्राइस फॉर द बोरोवर। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, और जीएसटी उस पे लगेगा। अब इसका इलस्ट्रेशन देखो, आपको मालूम पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। आई एम ऑन एग्जांपल 120 इन द हैंड्स ऑफ द बैंकर। देखो क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ द गुड्स इन द हैंड ऑफ ए व्हाट, बैंकर। क्यों, बैंकर बेच रहा है तो जीएसटी बैंकर लगाएगा ना। अब बैंकर दो चीज हो सकती है कि वो कितने में बेचे, 1 करोड़ 90 लाख में बेचे, दैट इज वन थिंग, एंड दूसरा है 1 करोड़ 70 लाख में बेचे। एप्लीकेबल जीएसटी रेट इज 18%। अब देखो परचेज वैल्यू कितने में की, तो 2 लाख में, 2 करोड़ में परचेज किया था, बट है ना आपको यहाँ 5% पर क्वार्टर माइनस करना पड़ेगा। अब देखो परचेज कब किया था, देखो ध्यान से, 15 जुलाई को आपने परचेज किया था। ओके, ये 2 करोड़ का मशीन, एंड फिर आपने डिफॉल्ट किया और उन्होंने रिपर्चेज कब कर लिया, तो उन्होंने 1 जनवरी को रिपर्चेज कर लिया। तो आइडियली बताओ मेरे को कि आपने ये गुड्स कितने क्वार्टर यूज किया। तो उन्होंने है ना 15 जुलाई से आपके पास से लिया, 15 जुलाई आपने लोन लिया, 1 मिनट, लोन लिया। अब 1 जुलाई को क्या किया, सॉरी 1 जनवरी को ये रिपर्चेज हुआ, एंड 26 अप्रैल को क्या हुआ, वो अल्टीमेटली बेच दिया। अब नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड्स, देखते जाओ सब लोग। 15 तारीख को आपने ले लिया था। अब है ना, पहले तो ये क्वेश्चन किसके व्यू पॉइंट से है, बैंकर के व्यू पॉइंट से। तो बैंकर कब परचेज करता है, कब बेचता है, ये 15 जुलाई पे तो मिस्टर सी ने परचेज किया था, बैंक ने परचेज नहीं किया था। लेकिन हमारा एंगल बैंक के एंगल से है, हमारा क्वेश्चन बैंक के एंगल से, तो बैंक के एंगल से देखे तो बैंक ने 1 जनवरी को परचेज किया ऐसा माना जाएगा, क्योंकि उस दिन रिपर्चेज हुआ था, एंड उसने बेचा कब, 26 अप्रैल को। तो आपका जो ये जो क्वार्टर्स गिने जाते हैं, क्वार्टर्स, वो क्वार्टर्स कहाँ से कहाँ के गिने जाएंगे, तो फ्रॉम 1 जनवरी टू 26 अप्रैल, क्योंकि ये बैंक के एंगल से है ना, बैंकर के एंगल से। तो 2 क्वार्टर्स गिने जाएंगे, एंड 2 क्वार्टर्स अगर गिने गए तो जीएसटी उस हिसाब से जाएगा। अब देखो 2 क्वार्टर्स का डेप्रिसिएशन माइनस करना है, 5% उन्होंने रूल में दिया हुआ है कि 5% पर क्वार्टर माइनस करना है। तो 2 करोड़ का 5% कितना होता है, 10 लाख, ऐसे 2 क्वार्टर का तो 20 लाख माइनस करोड़, तो उसकी वैल्यू, परचेज वैल्यू, उन्होंने 1 करोड़ 80 लाख में परचेज किया, ऐसा माना जाएगा कि बैंक को वो कितने में मिला, 1 करोड़ 80 लाख में। तो ये पहला केस है जिसमें 1 करोड़ 80 लाख, और दूसरा केस उसमें भी 1 करोड़ 80 लाख, ये परचेज प्राइस गिनी जाएगी। अब पहला केस में आप बेचते कितने पे हो, 1 करोड़ 90 लाख में, और दूसरे में कितने में बेचते हो, 1 करोड़ 70 लाख में। तो अब ये वाले केस में अब देखो 190 में आपने सेल किया, 180 में परचेज किया, तो आपका 10 लाख है मार्जिन, यह मार्जिन स्कीम अप्लाई होगी, 10 लाख है मार्जिन, और ये 10 लाख पे आपका जीएसटी लगता है ना। और जीएसटी कितना लगा, 1,80,000, क्यों, क्योंकि 80% है। बट दूसरे वाले केस में, दूसरे वाले केस में क्या है कि 1 करोड़ 70 लाख में से 1 करोड़ 80 लाख माइनस करे तो नेगेटिव आ रहा है। ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए हमको क्या लेना है, उसको नेगेटिव आ रहा है, इसलिए इसको नील लेना है, और नील लिया तो जीएसटी 0 आएगा। तो एग्जाम्पल समझ में आया सभी को, 120 नंबर का एग्जाम्पल। तो यहां था आपका रूल 32(5), 32(5) खत्म हो गया। अब है ना एक 32(6) भी है, यहाँ ये रहा, देखो ये 6ठे नंबर का, नोटिफाइड सर्विसेज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। एक मिनट, है ना लाइव, हाँ, बाइंग एंड सेलिंग द सेकेंड हैंड गुड्स, ये 32(5) में था, बट 32(6) भी है, तो 32(6) देखते हैं। 32(6) कहाँ दिया है, यहाँ, ये 32(5) खत्म हो गया। अब 32(6) देखो, रूल नंबर 32(6),
अब 32(6) में क्या है देखो कि रिडीमेबल वाउचर्स की बात है, वाउचर, कूपन, स्टैम्प, बट अदर देन पोस्टेज स्टैम्प, बड़ा क्लियरली लिखा है कि पोस्टेज स्टैम्प इधर कवर नहीं होंगे, है ना, ये नहीं लगेगा, बट रिडीमेबल वाउचर्स। अब उसके लिए मेरा चार्ट क्या बता रहा है, देखो ये रहा, नोटिफाइड कूपन और वाउचर, तो वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू ऑफ सप्लाईज रिडीमेबल अगेंस्ट सच वाउचर और ए कूपन। क्या है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सप्लाईज रिडीमेबल अगेंस्ट सच वाउचर और ए कूपन। अब है ना, पहले उसका थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, तब हमको मालूम पड़ेगा कि ये क्या है। ओके, तो देखो, देयर आर मेनी कंपनीज हु इश्यूज द वाउचर्स, कूपन, स्टैम्प्स एंड सो on the basis of which the goods or service can be procured by the holder of such voucher. तो उसका वैल्यूएशन कैसा होगा, वैल्यू ऑफ ए टोकन और ए वाउचर और ए कूपन और ए स्टैम्प other than a postage stamp which is redeemable against supply of such goods or service or both shall be, तो value shall be equal to, value कितनी होगी, monetary value of the goods or service redeemable, that is the value shall be equal to this, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, अभी देख लेते हैं, बट अभी ये मीटिंग मेरा खत्म होगा तो वो भी देख लेते हैं। और है ना, हमने टाइम ऑफ सप्लाई उसका पढ़ा है वाउचर का, तो उसमें वाउचर दो प्रकार के हैं, एक अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल हो तो कौन सा डेट देखने का, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, एंड अगर नॉट आइडेंटिफाइबल हो तो कौन सा देखने का, डेट ऑफ रिडम्पशन। तो अभी मैं तुरंत तीसरी मीटिंग चालू करता हूं, आप देखना, ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर